नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसवी पांडे। इकोनॉमिक्स की आज की श्रृंखला में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन। आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन वो टॉपिक है जिसका संबंध हमारे डे बाय डे की लाइफ से भी है। साथ ही साथ इस टॉपिक का संबंध हमारे कंपटीशन एग्जाम से भी है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के BLLB सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक इक्वली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक एग्जाम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं, सामान्य शब्दों में जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर ये महंगाई शब्द से दिखाई देता है आपको। किताबों में इसे हिंदी में मुद्रास्फीति प्रयोग में लाया जाता है और इन्फ्लेशन जिसका रेगुलर टर्म है इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा और हिंदी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक्स होंगी उनमें भी मिलेगा। तो ये क्या है, पहले तो सीधा सिनेरियो ये समझना जरूरी है कि इसको अगर हम जनरल सिनेरियो में देखें तो क्या है। तो मैं इस टॉपिक को 3-4 कैटेगरी में कवर करने वाला हूं ताकि इसका ब्रॉडर जो स्पेस है वो आपको समझ में आ जाए। पहले हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, जनरल सिनेरियो क्या है उसका। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे और टाइप्स में भी जो इंक्रीजिंग रेट है उसको बेस बना करके देखेंगे। इसके बाद हम दूसरे के बाद जो तीसरा सेगमेंट इसमें हैंडल करेंगे वो इसका कॉजेज होगा। कॉजेज कई सारे हैं लेकिन मेजर तौर पर जो दो कॉजेज आपको, दो कैटेगरी बेसिकली समझनी है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। इनको हम इलेबोरेट करेंगे। इसके अलावा हम इफेक्ट्स को देखेंगे। तो ये हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। बहुत कंसाइल वे में आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि आप आराम से इसको अपने किसी भी तरीके की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में इस्तेमाल कर सके। तो आइए सबसे पहले जनरल सिनेरियो समझते हैं इकोनॉमिक्स का क्या है, स्पेशली इन्फ्लेशन का क्या है। तो जैसा मैंने बताया शुरू में ही महंगाई, तो महंगाई जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जब हम बाजार जाते हैं और कोई भी वस्तु जो हमने पिछले सप्ताह या पिछले महीने या पिछले किसी भी समय में खरीदी थी वो वर्तमान में महंगी मिलती है तो हम उसे कहते हैं कि ये वस्तु महंगी हो गई, यानी महंगाई है। ये बिल्कुल ठीक सिनेरियो है। इसी को इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म में ढाल दिया गया है कि जब एक सीमा में, एक समय में या एक पीरियड ऑफ टाइम में वस्तुओं की कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है। अब यहां ध्यान रखना है, वस्तुओं की कीमत स्तर में लगातार वृद्धि, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल। यानी कि किसी समयावधि में जब वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतों में या वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में लगातार या उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और इसी समय मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, तो इस दशा को हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। 2 बातें बहुत आवश्यक हैं जो निकल के आ गई। एक तो ये कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकेंड थिंग इज एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। तो अब इस दोनों को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करिए आप मार्केट में गए और ठीक पिछले वीक में आपने 20 रुपीज का एक नोट वेज सेलर को, सब्जी बेचने वाले को दिया और उससे बोला कि हमें 1 किलो पोटैटो दे दीजिए। और उस समय पोटैटो की प्राइस थी 20 रुपीज। उसने आपका 20 रुपीज नोट रिसीव किया और 1 kg पोटैटो आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक 15 दिन बाद यानी या 1 हफ्ते बाद आप दोबारा मार्केट जाते हैं और अगेन उसी सेलर या उस मार्केट में किसी भी और सेलर के पास जाते हैं और उसको अगेन 20 रुपए की नोट देते हैं और कहते हैं 1 किलो पोटैटो दे दीजिए। अब अगर इंक्रीज हो चुकी है प्राइस तो यहां 2 बातें होंगी। या तो उस 20 रुपए को वो लेगा और कुछ कम पोटैटो, चूंकि इंक्रीज हो गई है प्राइस तो 20 रुपए में अब 1 किलो नहीं मिल पाएगा, तो कुछ कम पोटैटो की क्वांटिटी वो माप तोल करके और कस्टमर को बता करके दे देगा। या वो ये कहेगा कि साहब 20 रुपए नहीं, दाम बढ़ चुके हैं, अब आपको 25 रुपए पे करने होंगे। अब यहां दोनों बातें समझ जाएंगे आप। एक तो ये कि पहले 20 रुपया इतना शक्तिशाली था या 20 रुपए नोट की वैल्यू या मुद्रा की वैल्यू इतनी थी कि वो 1 किलो पोटैटो परचेज कर पा रहा था।
लेकिन महंगाई के कारण अब 20 रुपए की वो नोट इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल नहीं रही कि वो अगेन 1 किलो पोटैटो परचेज कर पाए, यानी 20 रुपए के मूल्य में कमी आ गई है। अब इसका दूसरा साइड जो शुरू में आपने समझा था कि जो पहले प्राइस था उस प्राइस में वर्तमान की तुलना में वृद्धि हो चुकी है, यानी पहले प्राइस कम थी, आज प्राइस ज्यादा है। तो जब ज्यादा प्राइस होगी तो क्या होगा, मुद्रा की ज्यादा क्वांटिटी आपको पे करनी होगी। अब यहां ध्यान रखना, क्वांटिटी जब भी ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो यह बात स्पष्ट है कि मुद्रा की जो कीमत है या मूल्य है वो कम होती जा रही है। स्पष्ट हो गई बात। अब चूंकि हम एक डेफिनेशन को कोड करना चाह रहे हैं और वो डेफिनेशन है फिशर की, जो अच्छी डेफिनेशन मैंने 2 सेलेक्ट की है तो फिशर की भी डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको जिसको कोड करना चाह रहा हूं वो फ्रीडमैन की डेफिनेशन है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनकी डेफिनेशन में वर्ड टू वर्ड पढ़े देता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये शेयर कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। फ्रीडमैन कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। आगे वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो फ्रीडमैन का कहना है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो सर्टेनली एक चीज है कि वो मॉनेटरी फिनोमिना है, और उस मॉनेटरी फिनोमिना में इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अब जब मनी सप्लाई की बात इंक्रीज होने की हो तो आप क्लियर समझ लेना कि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सप्लाई क्या है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब मनी की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और वो क्या कह रहे हैं उसी समय कि एट द सेम टाइम या करस्पॉन्डिंग जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। यानी क्या मतलब हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम क्वांटिटी में है और मनी की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। यहीं पर एक डेफिनेशन और है पॉल सैमुअल्सन की, वो डेफिनेशन ये कहती है जो आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर दे रहा हूं। पॉल सैमुअल्सन लिखते हैं कि अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइस इन गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए टाइम पीरियड इज नोन एज इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को आगे चल करके जो एक्सप्लेन करते हैं वो फिलिप्स कर्व को भी उसमें रिलेट करते हैं और फिलिप्स कर्व के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम फ्रीडमैन की और पॉल सैमुअल्सन की दोनों की डेफिनेशन को एक साथ देखने की कोशिश करें तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि दोनों ही क्या बात कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है या मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रही है, और स्पेसिफिकली फ्रीडमैन मनी सप्लाई टर्म इस्तेमाल करते हैं, और जो पॉल सैमुअल्सन है वो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होने की बात करते हैं, जिसका सिंपल मतलब हुआ कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है। तो इस तरीके से ये दो डेफिनेशन आप एग्जाम में कोड कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं टाइप्स पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं बेसिकली उस कैटेगरी पर आपको लाना चाहता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना बेहद जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, और वो कैटेगरी बनाई गई है ऑन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो कीमतों के वृद्धि होने की दर है उसके हिसाब से टाइप्स को जो कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन। तो उसमें 4 मेजर कैटेगराइजेशन आता है। पहला कैटेगराइजेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा गैलोपिंग इन्फ्लेशन और चौथा हाइपर इन्फ्लेशन। जिस तरीके से मैंने इनको रखा है इसी तरीके से इनका रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे धीमी दर से क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उससे थोड़ी तेज दर से वॉकिंग इन्फ्लेशन, उसके थोड़ी तेज दर से रनिंग इन्फ्लेशन जिसे हम गैलोपिंग भी कहते हैं, और लास्ट जो कि अनकंट्रोल्ड है, सबसे टॉप गियर है, वो है हाइपर इन्फ्लेशन। आइए थोड़ा थोड़ा डिटेल इन सबकी हम कर लेते हैं और एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सरकती हुई मुद्रास्फीति। हिंदी का जो टर्म है वो घिसटती हुई, सरकती हुई, इस तरीके से हम उसको बात करते हैं। तो जनरली इसका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 3 to 5% समथिंग रखा जाता है, नॉट मोर देन 5%। अब बिलो 3 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो एक
एक सिनेरियो बना है कि 3 से 5% जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर रहा होता है तो हम उसे क्रीपिंग बोलते हैं। इसमें ये जो डेटा लिया जाता है बेसिकली ओवर द ईयर का लिया जाता है, यानी कि अगर किसी भी देश में एक साल में मुद्रास्फीति की दर 5% से कम रही है तो ये माना जाता है कि वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन की ही कंडीशन रही है। अब जाहिर है एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वहां पर मुद्रास्फीति का रेट और उसका इंपैक्ट और उसकी कंफर्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। अब जैसे सपोज करिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मुद्रास्फीति की जो स्टेज होती है वो एज अ मैटर ऑफ अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है। अगर हम डेवलपिंग नेशन की बात करें तो एज अ मैटर ऑफ अमाउंट थोड़ी वहां कम होगी। जो एकदम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसको हम ELDC कहते हैं उनकी और कम होगी। तो ये अमाउंट वेरी करेगा, लेकिन परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं एक टूल्स है इस चीज को मेजर करने का, उस चीज को मापने का। तो आई थिंक पहले आपका क्लियर हो गया होगा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट दैट इन्फ्लेशन थ्रू इन विच द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज बिलो द 5%, यानी कि वहां 5% से कम की जो है रेट से कीमतों में और वस्तुओं की कीमतों में और सर्विसेज में वृद्धि होती है। अब आते हैं वॉकिंग को जनरली आइडेंटिफाई किया जाता है 5 to 10% यानी डबल डिजिट होने तक जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है उसे हम वॉकिंग कहते हैं। जनरली सारी डेवलपिंग कंट्रीज में वॉकिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन दिखाई देती है। इंडिया में भी वॉकिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन है, यानी कि जब 3 या 5 ले लो, 5% से लेकर के 10% के बीच में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की वृद्धि दर होती है, तब हम उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, टहलती हुई मुद्रास्फीति। अब तीसरी कंडीशन आती है जिसे हम गैलोपिंग कहते हैं। गैलोपिंग को हम कहीं कहीं पर रनिंग भी कहते हैं। अब रनिंग का हिंदी मतलब होता है कि भागती हुई मुद्रास्फीति। गैलोपिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जब प्राइसेस डबल डिजिट में ही रहती है, यानी कि 10% से लेकर के 35% to 40% इंक्रीज होता है। कई कई कंट्रीज में इसे हम 50% तक देखते हैं। तो जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक होती है और तकरीबन 50% तक होती है, तो ये स्टेज हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड गैलोपिंग। गैलोपिंग एक तरीके का नेगेटिव इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए। उस टाइम अलर्ट होने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बाद की जो स्टेज है दैट इज वेरी डेंजरस और वहां इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि गैलोपिंग स्टेटस में इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है, इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन हो गई तो बहुत मुश्किल काम है, फिर इकोनॉमिक पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहरहाल गैलोपिंग आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो खतरनाक इन्फ्लेशन का स्टेटस है दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है कि जब ओवर 50% के रेट से इन्फ्लेशन भाग रही होती है। हाइपर को हम कहते हैं सरपट भागती मुद्रास्फीति, यानी इट्स अ काइंड ऑफ उसेन बोल्ट वाली स्पीड चल रही हो, जो बहुत तेजी से भाग रही हो, तब हम उसे कहते हैं कि ये हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है अनकंट्रोल्ड स्टेटस ऑफ इन्फ्लेशन होती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा पाता है, और वो स्टेज होती है जब कहीं ना कहीं जनता में इस तरीके का रेबल, इस तरीके का एक तरीके का असंतोष या एक तरीके की अशांति जो है वो फैलती है कि वो सिस्टम से फाइट करना शुरू कर देती है। तब हम उसे कहते हैं कि ये हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, सरपट भागती मुद्रास्फीति की कंडीशन है। पिछले वर्षों में इनफैक्ट 2-3 कंट्रीज ऐसे रहे हैं जहां पर इन्फ्लेशन का रेट ये हाइपर वाली कंडीशन में पहुंच चुका है, जैसे वेनेजुएला में भी पहुंच चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो अभी की स्टेज है वो रनिंग की स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। कुछ वस्तुओं के दाम उसी रेट से बढ़ रहे हैं। तो ऐसी तमाम कंट्रीज हैं जिनके खासतौर पे मिड अफ्रीकी कुछ कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन की, जिम्बाब्वे की कंडीशन में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन दिखाई दी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज अभी जो है, एक समय था जब ग्रीस में ऐसे संकट की स्थिति देखी गई थी, हालांकि वहां पे यूरो यूनियन ने और अमेरिका ने काफी फंडिंग की और ग्रीस की इकोनॉमी को थोड़ा रिवाइव करने में मदद की। तो इस तरीके से गैलोपिंग और हाइपर जो इन्फ्लेशन होती है वो एक डेंजरस कंडीशन होती है। अब जैसा मैंने बताया था कि इसमें आंसर राइटिंग में जो अगला सेगमेंट और इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है दैट इज
कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी दो बेसिक कैटेगरी के अंदर समझना, वन इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें वो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से डिमांड में इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो रीजन्स जो डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं और जिनका अल्टीमेट रिजल्ट प्राइस इंक्रीज होने में हो रहा है, उन सारे रीजन्स को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन रख देते हैं। और वो रीजन जिनकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और कॉस्ट इंक्रीज वजह होने से उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी वजह से डिमांड में इंक्रीमेंट हो रहा है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी वजह से कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उपभोक्ता की मांग में वृद्धि। अब उपभोक्ता की मांग में वृद्धि कई कारणों से होती है, और उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो उनकी इनकम बढ़ने का कारण होता है। तो इसको और अगर आप आसान भाषा में कहें तो जब इंडिविजुअल इनकम में इंक्रीमेंट होगा देन डेफिनेटली वो डिमांड इंक्रीज करेगा, और डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन लीड होगा। तो इसको कह सकते हैं कि इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों द्वारा पैसे खर्च किए जाने में वृद्धि होना, और उसका बेस क्या है, वो उनकी इनकम बढ़ने से है। अब इनकम कई फॉर्म में हो सकती है, सैलरी होल्डर होगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, वेज होल्डर होगा तो उसका वेज बढ़ेगा, और ऐसे तमाम लोग होते हैं। इसके बाद आती है बात, दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ग्रॉस डिमांड बढ़ेगी, ग्रॉस डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज करेगा। इसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो सर्विसेज जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत जनता को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, वहां से इन्फ्लेशन लीड होने का एक चांस होता है। जैसे मान लीजिए कि अब किसान सम्मान निधि है, अब वो अभी 6,000 रुपए है, अगर उसको सरकार ये कर दे कि 6,000 रुपए पर मंथ देने लगे तो जाहिर सी बात है 6,000 रुपए की डिमांडिंग कैपेबिलिटी हर किसान की वो इंक्रीज कर देगा। तो जब 6,000 रुपए की डिमांडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी तो मार्केट में भी उसका असर दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट की वो स्कीम्स जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही हैं, जिनकी वजह से जो बेनिफिशियरीज है, जो लाभार्थी हैं, उनके पास डायरेक्ट पैसा आ रहा है, वहां से उनकी डिमांडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है और उसका रिजल्ट होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। इसके बाद इसी में आपको अगला रीजन मिलेगा कि टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी में भी क्या आएगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है जब उसमें कट डाउन होगा तो कट डाउन होने से क्या होगा, जो टैक्स पेयर है उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी उनकी इनकम का कुछ पार्ट टैक्स कम पे करने की वजह से सेव होगा, जिसको वो कंज्यूम करेंगे। तो जब कट डाउन होता है टैक्स में तो भी जो है देखा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है या डिमांड है वो राइज कर रही है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो कट डाउन इन इंटरेस्ट रेट है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट घटाता है, यानी कि वहां पर क्या होगा कि जो बैंक लोन लेते हैं उस लोन की दर को आरबीआई कम कर दे। मान लीजिए कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है अभी 5%, उसको कट डाउन करके आरबीआई कर दे 3.5%, तो यानी 1.5% का जहां पे कट डाउन हुआ तो लोन क्या होगा, बैंक्स को सस्ता मिलेगा, और जब बैंक्स को सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर के लिए भी लोन सस्ता होगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जब लोन महंगे रेट पर था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट था, तो वो बहुत इकोनॉमिकली लोन डिमांड कर रहा था, बहुत नेसेसरली या क्लियर इन्वेस्टमेंट में वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन या अमाउंट को वो अपनी पेइंग कैपेबिलिटी के हिसाब से एक्सेस कर रहा था। लेकिन अगर लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो वो थोड़ा और हौसला उसका बढ़ा और उसने ज्यादा क्वांटिटी डिमांड किया लोन की। तो जब ज्यादा क्वांटिटी लोन की डिमांड हुई, यानी ज्यादा मनी सप्लाई लोन डिमांड करने वाले के पास पहुंची, खाता धारक के पास पहुंची, और जब ज्यादा मनी पहुंचेगी तो ज्यादा डिमांड होगी, और ज्यादा डिमांड होगी तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। तो इंटरेस्ट रेट में जब कमी करेगा आरबीआई तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा, और वो इन्फ्लेशन राइज होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अलावा इकोनॉमी में ब्लैक मनी का अगर फ्लो बढ़ता है तो भी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा।
इसके अलावा अगर आप देखें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस में कमी आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोगों का एक्सपेंस है पेट्रोल पर वो बचता है, तो उनकी सेविंग इंक्रीज होने से क्या होता है कि वो और तरीके के गुड्स को डिमांड करते हैं, तो वहां पर भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से मेजर तौर पर जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसमें आप ले सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कट या डिक्रीज इन टैक्स रेट स्पेशली इनकम टैक्स, इसके बाद डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसी में आप ले सकते हैं इंक्रीज इन इनकम। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आ जाती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो बड़े आराम से वहां से कर सकते हैं जब आप ये देखते हैं कि वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं उनकी ही प्राइस को इंडिविजुअल अगर आप बढ़ा दें, यानी उनके ही रिटर्न को आप बढ़ा दें, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली 4 एजेंट आपको याद होंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसमें सैलरी होल्डर्स भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 एजेंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनमें से किसी में भी इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, और कॉस्ट की जो इंक्रीमेंट होगी वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज करेगी, यानी कि उसी की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में पहला जो है वो राइज इन लेबर कॉस्ट है या राइज इन वेज रेट है। जब मजदूरी दर में वृद्धि होगी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को परचेज करने में एक इन्वेस्टर को ज्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, तो जब ज्यादा कीमत में ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा तो अल्टीमेटली ज्यादा कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो रहा है, और जब ज्यादा कॉस्ट पर प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा प्राइस पर उसे सेल करना पड़ेगा। तो पहला रीजन होता है इंक्रीज इन वेज रेट, जो मजदूरी दर में वृद्धि है। दूसरा इसी में आता है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। जब क्या हो, रॉ मटेरियल्स में वृद्धि हो, रॉ मटेरियल्स के रेट्स में वृद्धि हो, कोई भी जो फैक्ट्री फर्म चल रही है वो जो भी कुछ बना रही है वो किसी न किसी रॉ मटेरियल का यूज करती है। तो जब रॉ मटेरियल की कीमतों में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट होगा यानी जो प्रोडक्ट होगा उसकी कीमतों में फाइनली वृद्धि होगी। तो रॉ मटेरियल का एग्जांपल आप किसी भी इंडस्ट्री में ले सकते हैं। सपोज करिए कि कॉटन इंडस्ट्री है, रेडीमेड जो आप कपड़े पहनते हैं वो कॉटन से बनते हैं, तो अगर कॉटन की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी तो फिर जो फैक्ट्री का तैयार माल है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। इसी में आता है अगली चीज, वो आती है कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर इंक्रीज टर्म आएगा, वहां डिक्रीज आया था। जब बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लोन महंगा होगा। लोन महंगा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट महंगा होगा, और इन्वेस्टमेंट महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इसी में एक दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि राइज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चार्जेस। जो आपके यातायात साधन है, संचार साधन है, जब उनके प्राइसेस में वृद्धि हो जाएगी तो चूंकि उनका सीधा रिलेशनशिप उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट की सप्लाई से है, तो वो कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में वो ऐड होगी और वो आपकी प्राइस बढ़ी हुई प्राइस के रूप में दिखाई देगी। इसी में आपको याद कर लेना है पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंक्रीज कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि किसी भी कारखाने की जो अभी की जो एक कह सकते हैं मेन एनर्जी रिसोर्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो जैसे ही एनर्जी कंजम्पशन महंगा होगा, एनर्जी इज अ काइंड ऑफ कैपिटल, तो जब कैपिटल महंगी होगी यानी कि एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक कंपोनेंट महंगा हुआ तो प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें और कुछ चीजें ऐड करना चाहें तो माल भाड़े में वृद्धि ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्पेशली जो मालगाड़ी है उसका किराया बढ़ा दे, या अभी जो प्राइवेट स्टेक होल्डर है वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दें, ट्रक वाले अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली ये कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली ये प्राइस को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें वो रीजन रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और अल्टीमेटली फिर वो प्राइस को लीड कर रहा है। अब जब हम ये दोनों कारण या इन दोनों कारणों से होते हुए आगे बढ़े तो हमें यह पता चलता है कि दोनों ही कारण अगर आप देखें तो एट द सेम टाइम कभी कभी अवेलेबल होते हैं, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, कभी कभी उनमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो जब इकोनॉमी में प्राइसेस की हाइकिंग को यानी प्राइसेस की वृद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो उस दौरान
आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्राइमरीली कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजन ज्यादा प्रभावी हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये देखना पड़ता है, इसीलिए जब स्टडी की जाती है तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्राइमरी जो रीजन है वो कौन कौन से हैं, ताकि उनको सही तरीके से हैंडल किया जा सके। अब आते हैं इंपैक्ट पर। तो इंपैक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मामला है। वो इसलिए है क्योंकि इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमी जो है उसके अलग अलग ग्रुप्स है। इकोनॉमी अलग अलग लोगों का एक कंबाइंड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए उसमें कंज्यूमर के तौर पर वो भी कंज्यूमर है जो बिजनेस होल्डर भी है, वो भी कंज्यूमर है जो सैलरी होल्डर है, वो भी कंज्यूमर है जो पेंशनर है, वो भी कंज्यूमर है जो अनएम्प्लॉयड है। इसी तरीके से आप प्रोड्यूसर में ले लीजिए तो कुछ माइक्रो स्केल के प्रोड्यूसर है, कुछ जेंट इंडस्ट्री के ओनर है, कुछ ने कैपिटल मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ ने मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन में पूरी इकोनॉमी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसी तरीके से इंपैक्ट का भी सवाल होगा। तो इंपैक्ट में मैंने बेसिकली आपके लिए 4-5 कैटेगरी बना दी है और उनको जैसे मैं बता रहा हूं एज इट इज वैसे ही समझ लेंगे और उसी तरह एग्जाम में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए 100% अच्छा रहेगा। सबसे पहले इनकम ग्रुप को ही बांट दीजिए दो में, पहला फिक्स्ड इनकम ग्रुप और दूसरा वेरिएबल इनकम ग्रुप। तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वो ग्रुप होता है जिनकी कीमत महंगाई की वृद्धि के साथ नहीं बढ़ रही होती है। बेस्ट एग्जांपल है सैलरी होल्डर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, पेंशनर्स हैं, ये सब लोग फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग होते हैं। तो इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा होता है उस तरीके से इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही होती। तो सबसे पहला रीजन फिक्स्ड इनकम ग्रुप यानी कि सैलरी होल्डर, इनफैक्ट पेंशनर, इन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहीं पे वेरिएबल इनकम ग्रुप ले लेते हैं। अब वेरिएबल इनकम ग्रुप पे ऑब्वियस सी बात है बिजनेसेज आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं वो आ जाएंगे, कारखानों के मालिक आ जाएंगे, फैक्ट्रियों के मालिक आ जाएंगे, या जो छोटे छोटे और भी स्टार्टअप में या छोटे छोटे व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, सारे तरीके के जो व्यवसाय के ओनर है वो आ जाएंगे। तो उनमें एक चीज दिखाई देती है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है वो एक तरीके से अलग अलग सिनेरियो में पड़ता है। जो छोटे स्मॉल बिजनेसेज हैं उन पे इन्फ्लेशन का एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जल्दी पड़ता है, लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पे तुलना में थोड़ा देर से पड़ता है। वैसे ही जैसे फिक्स्ड इनकम ग्रुप में भी होता है, जिनकी सैलरी ज्यादा होती है उनको उसका इंपैक्ट थोड़ा कम दिखाई देता है नेगेटिव, और जिनकी सैलरी कम होती है उनको ज्यादा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से यहां भी होता है। तो अगर आप स्पेसिफिक लिखना चाहें तो स्मॉल इनकम ग्रुप, स्मॉल जो बिजनेसेज हैं उन पे इन्फ्लेशन का तुलना में इंपैक्ट जल्दी नेगेटिव हो जाता है, और जो बड़े हैं उनमें देर से होता है। लेकिन अगर ओवरऑल कहें तो वेरिएबल इनकम ग्रुप जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं उन पे सब पे जो है इसका पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। जिस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा लेते हैं। अब इसी में आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है एक तरफ होता है डेप्टर जो कर्ज लिया होता है, एक तरफ होता है कर्ज देने वाला क्रेडिटर या लेंडर। अब जो डेप्टर होता है उसका अलग सिचुएशन होता है, जो कर्ज दिया होता है यानी कि क्रेडिटर उसकी अलग सिचुएशन होती है। दोनों पे अलग अलग असर होते हैं। डेप्टर पर यानी रीडी पर जो उसने कर्ज लिया है उस पर हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आप समझ लो कि जिस टाइम उसने लोन लिया इन्फ्लेशन कम था, ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड की जो कंडीशन थी मनी की वो कम थी, तो कम इंटरेस्ट रेट पर उसे पैसा मिल गया। अब उसने जो इन्वेस्ट किया, अब चूंकि महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने कम पैसे में लोन प्राप्त किया था, और चूंकि जब वो प्रोडक्शन शुरू किया तो उस पे इन्फ्लेशन ऊपर होने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर पा रहा है, तो अब उसे रिटर्न करने में आसानी हो रही है और वो एक तरीके से पॉजिटिव कंडीशन में होता है। एट द सेम टाइम जो डेप्टर है वो क्या है, वो नेगेटिव कंडीशन में है, क्योंकि जब वो लोन दिया था तब इन्फ्लेशन कम था तो उसका लोन का जो डिमांड थी वो भी कम थी, तो लोन का इंटरेस्ट रेट कम था। अब वो चूंकि पहले ही लोन दे चुका है तो बढ़ी हुई जो डिमांडिंग सिचुएशन है उसमें अब उसको लोन देने के लिए अमाउंट कम होता है, तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रेडिटर है, लेंडर है, उसको नुकसान होता है। अगर उसके पास अभी लोन देने की क्षमता होती तो वो और ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता था। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होते हैं कि जो ऋणी होता है उसको जो है फायदा होता है इन्फ्लेशन में, और जो ऋण देने वाला होता है उसको नुकसान होता है। इसके बाद दो और बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और दूसरा होता है सेविंग। तो अनडाउटली सेविंग हमेशा डिक्रीज होगी, यानी सेविंग में हमेशा कमी आएगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ सीधा सिनेरियो आप समझ सकते हो, एक्सपोर्ट हमेशा डिक्रीज करेगा। एक्सपोर्ट क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अब जब डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी जो है कंजम्पशन की जरूरत पड़ रही है। तो जब ज्यादा क्वांटिटी कंजम्पशन की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे में क्या होगा, फिर जो गुड्स हैं उनको बाहर भेजने की नौबत नहीं आएगी, वो इतना सरप्लस नहीं होगा, वो डोमेस्टिक ही लेवल पे कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। एट द सेम टाइम इंपोर्ट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा होती है तो गुड्स को बाहर से मंगवाने की जरूरत पड़ती है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सप्लाई। तो इंपोर्ट इंक्रीज करेगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगा। ये स्पेशली आपको समझ लेना। तो इस तरीके से आई होप कि अब आपको डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स, उसके बाद कॉजेज, उसके बाद इंपैक्ट, ये चारों चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इस लेक्चर को वहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगले लेक्चर में हम फिर एक टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।